ये कहानी है करीब 15 साल पहले की, जब सूरज से निकला एक जबरदस्त सोलर फ्लेयर पूरी धरती पर कहर बनकर टूटा। इस धमाके ने ओजोन परत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों ने धरती का तापमान लगभग 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। इतनी गर्मी में इंसान, जानवर और पेड़ पौधे, लगभग सब कुछ मिट गया। अब हम देखते हैं एक आदमी को जो सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर धूल भरी आंधी में इधर उधर खाने की तलाश कर रहा है। उसकी कलाई पर बंधी मशीन उसे चेतावनी देती है कि यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है। वो अपने डॉग जैसे दिखने वाले छोटे रोबोट के साथ एक बंद स्टोर में जाता है। वहाँ उसे एक इंसान की लाश दिखती है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। स्टोर पहले से लूटा हुआ था, लेकिन उसे थोड़े से डॉग फूड के पैकेट मिल ही जाते हैं। ये देखकर वो खुश होकर कहता है, लगता है आज कोई बहुत खुश होने वाला है। फिर वो दीवार पर एक निशान बना देता है, जिससे पता चलता है कि वो यहाँ पहले आ चुका है। इसके बाद वो अपने ट्रक में बैठकर शहर की ओर निकलता है। रास्ते में खड़ी गाड़ियों को धक्का मारते हुए वो मस्ती मस्ती में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी उसकी डिवाइस फिर से बीप करने लगती है और सामने से एक बहुत बड़ा धूल का तूफान आता दिखता है। वो तुरंत ट्रक घुमाता है और तेजी से अपने ठिकाने की तरफ भागता है और आखिरकार वक्त रहते वो सुरक्षित पहुंच जाता है। अब हम जानते हैं इस आदमी का नाम फिंच है। पहले वो एक बड़ी रोबोट कंपनी में इंजीनियर था और आज उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने डॉग और एक छोटे से सहायक रोबोट के साथ रह रहा है। फिंच अपने डॉग को खाना खिलाता है और फिर लेबोरेटरी में चला जाता है। वहां से वो कुछ जरूरी किताबें निकाल कर उन्हें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक इंसान जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रहा है। वजह यह है कि फिंच एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है और उसे पता है कि उसका वक्त अब ज्यादा नहीं बचा। इसलिए वो चाहता है कि उसके बाद कोई तो हो जो उसके प्यारे डॉग की देखभाल कर सके। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और रोबोट अचानक बोल उठता है। ये देखकर फिंच की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने डॉग से हंसकर कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। इसके बाद फिंच रोबोट से सवाल जवाब करने लगता है। रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला, कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, इंसान को खतरे में नहीं डालेगा। और सबसे अहम चौथा नियम ये है कि अगर फिंच कभी मौजूद ना रहा तो ये रोबोट हर हाल में डॉग की देखभाल करेगा। ये सुनकर फिंच को चैन मिलता है, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है। फिंच तुरंत छत पर चढ़कर लाइट सिस्टम ठीक करता है। तभी उसे दिखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच तुरंत नीचे आकर रोबोट को मौसम की मशीन से जोड़ देता है और कहता है, मुझे पूरा मौसम का डाटा चाहिए। रोबोट बताता है कि तूफान अगले 24 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा और बेहद खतरनाक होगा। इतना ही नहीं, ये तूफान करीब 40 दिन तक चलेगा। ये सब सुनकर फिंच और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो यहीं रुके तो शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसलिए वो तय करता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। नक्शा देखकर फिंच सोचता है कि पश्चिम यानी वेस्ट दिशा सबसे सही रहेगी। वो अपने डॉग गुडियर से कहता है, हम सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अगर किस्मत साथ दी तो वहां हमें खाने और रहने की जगह मिल सकती है। लेकिन तभी फिंच की नाक से खून गिरने लगता है। ये साफ इशारा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसे जल्दी करना होगा। वो रोबोट को तैयार करता है, लेकिन तूफान आने से पहले उसमें सिर्फ 72% जानकारी ही डाल पाता है। यानी रोबोट अभी अधूरा था और उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। फिंच उसे चलना सिखाता है। जैसे जैसे फिंच कदम बढ़ाता है, रोबोट उसकी नकल करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। इसके बाद फिंच खाने पीने का सामान और दवाइयां लेकर अपनी खास मॉडिफाइड वैन में पहुंचता है। ये वैन बाहर की खतरनाक गर्मी और रेडिएशन से उन्हें सुरक्षित रख सकती थी। अब ये तीनों, फिंच, उसका डॉग और नया रोबोट, सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोबोट खाली और सुनसान शहरों को देखकर मासूमियत से पूछता है, सब लोग कहाँ गए? फिंच हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। कुछ दूर जाकर फिंच एक सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकता है और रोबोट से कहता है, चलो अब तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। सफर के दौरान ये लोग खाने की तलाश में एक पुराने थिएटर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें थोड़े से पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। फिंच पॉपकॉर्न बाहर प्लेट पर रखता है और जैसे ही रखता है वो अपने आप उछलने लगते हैं। असल में फिंच रोबोट को ये दिखाना चाहता था कि बाहर का तापमान कितना ज्यादा है। इसी बीच सबकी नजर सामने से आते एक बहुत बड़े तूफान पर पड़ती है। फिंच तुरंत वैन स्टार्ट करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि तूफान की रफ्तार इतनी तेज है कि भागना नामुमकिन है। वो तुरंत वैन को एक जगह रोकता है और चारों ओर कीलें ठोक कर केबल से बांधने लगता है। रोबोट भी उसकी मदद करता है।
तूफान आने से पहले वो दोनों मिलकर वैन को मजबूती से बांध देते हैं, लेकिन तूफान इतना जबरदस्त होता है कि वैन हवा में उठने लगती है और कई रस्सियां टूट जाती हैं। फिर भी किस्मत से वो लोग बच जाते हैं। तूफान थमने के बाद फिंच बाहर आता है और देखता है कि वैन का एक टायर खराब हो चुका है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि स्पेयर टायर तो था लेकिन जैक नहीं था। तभी रोबोट अपनी ताकत दिखाता है। वो अपने हाथ से ही वैन को ऊपर उठा लेता है। फिंच आराम से टायर बदल लेता है। ये देखकर फिंच खुश हो जाता है और रोबोट से कहता है, आज तुमने कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है तुम्हें एक नाम देना चाहिए। और फिर वो उसका नाम रखता है जेफ। उस रात वो लोग वहीं रुक जाते हैं। फिंच अपना सूट ठीक करता है और जेफ को कुछ जरूरी बातें सिखाता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, वैन की छत पर लगे सोलर पैनल अपने आप खुल जाते हैं। तभी फिंच की नींद खुलती है और वो देखता है कि जेफ डॉग की नकल कर रहा है। फिंच हंसते हुए कहता है, सुबह सुबह इतना शोर मत करो। इस पर जेफ कहता है, मुझे लगता है डॉग मुझे पसंद नहीं करता। फिंच जवाब देता है, ऐसा नहीं है, बस उसे तुम पर अभी भरोसा नहीं हुआ है। अब फिंच अपने अगले सफर पर निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी जेफ ड्राइव करने की बात करता है, लेकिन फिंच हंसकर कहता है, नहीं, तुम अभी कल ही पैदा हुए हो। थोड़ी देर बाद फिंच वैन को एक पुराने रेस्टोरेंट के सामने रोकता है और कहता है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, तुम यहीं रहकर वैन का ध्यान रखना। फिर वो अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसे जोर जोर से खांसी आती है और मुंह से खून निकलने लगता है। जेफ की आवाज सुनकर गुडईयर भी दौड़कर उसके पास आ जाता है। अब वैन में जेफ अकेला रह जाता है। तभी उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वो कूदकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जेफ गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वैन सीधा एक गाड़ी से टकरा जाती है। बाहर से फिंच ये सब देख लेता है, लेकिन बिना यूवी सूट के वो धूप में बाहर नहीं जा सकता था। इसीलिए वहीं खड़े होकर जेफ से चिल्लाकर कहता है, तुम अभी वैन चलाने के लिए तैयार नहीं हो, मेरा सूट मुझे ला दो ताकि मैं वैन तक आ सकूं। लेकिन जेफ उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता और दोबारा वैन को चालू कर देता है और फिर से टकरा देता है। ये देखकर फिंच गुस्से में आ जाता है। वो जेफ को पास बुलाता है और जैसे ही अपना हाथ धूप में बाहर निकालता है, उसकी त्वचा जलने लगती है। फिंच गंभीर होकर कहता है, माना कि तुम कल ही बने हो, लेकिन अब तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है ताकि तुम इस डॉग का ध्यान रख सको, क्योंकि ये तुम्हारी तरह धूप में जिंदा नहीं रह सकता। अब फिंच को एहसास होता है कि वक्त आ गया है जेफ को ड्राइविंग सिखाने का। वो धीरे धीरे उसे गाड़ी चलाना सिखाने लगता है। जेफ की सीखने की क्षमता बहुत तेज थी। थोड़े ही समय में वो सही तरह से वैन चलाना सीख जाता है। जेफ को गाड़ी चलाना सीखते देख फिंच बहुत खुश हो जाता है। फिर रात में ये लोग एक जगह रुकते हैं और आग जलाते हैं। आग के पास बैठकर फिंच अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। वो आसमान की तरफ देखता है और जेफ से कहता है, देखो आसमान कितना सुंदर है, अब तुम्हें अरोरा देखने के लिए अलास्का जाने की जरूरत नहीं। तभी जेफ मासूमियत से पूछता है, अगर सूरज की रोशनी इतनी खतरनाक है तो हम रात में सफर क्यों नहीं करते? इस पर फिंच समझाता है कि रात भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। वो दिन में छिपे रहते हैं और रात होते ही बाहर निकलकर दूसरों पर हमला करते हैं। ऐसे लोग खाने पीने का सामान छीनने के लिए जान तक ले सकते हैं। ठंडी रात में फिंच वैन के अंदर सोने चला जाता है, जबकि जेफ बाहर आग के पास बैठा रहता है। अगली सुबह अचानक वैन से खांसने की आवाज आती है। जेफ दौड़कर अंदर जाता है और देखता है कि फिंच उल्टियां कर रहा है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो एक गीला कपड़ा उसके माथे पर रखता है, लेकिन असल में फिंच को डॉक्टर की जरूरत थी, जो वहाँ कहीं नहीं था। इसलिए जेफ खुद वैन चलाकर सफर जारी रखता है और थोड़ी देर में एक सुनसान शहर में पहुंचता है। वहाँ फिंच गहरी नींद में सो रहा होता है। जेफ और छोटा डॉग रोबोट वैन से बाहर निकलते हैं और जरूरी चीजें खोजने एक अस्पताल में जाते हैं। वहाँ जेफ को कुछ दवाइयाँ और एक जैकेट मिल जाती है। इसी बीच छोटा रोबोट एक खिलौना उठाने की कोशिश करता है और छुपे हुए जाल में फंसकर टूट जाता है। तभी फिंच वहां पहुंचता है और टूटे हुए रोबोट को हमेशा के लिए बंद कर देता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। उसी वक्त जेफ वापस आता है, जिसके हाथ में ढेर सारी दवाइयां थीं। फिंच गुस्से में कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत खतरनाक है। और फिर दोनों जल्दी से वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखता है कि एक और गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी किसी ने इन्हें देख लिया था। अब फिंच को डर सताने लगता है। रात होते होते वो देखता है कि एक कार उनकी वैन का पीछा कर रही है। पीछा छुड़ाने के लिए फिंच वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है, लेकिन जल्दबाजी में वैन पुल के नीचे फंस जाती है और उसके ऊपर लगे सोलर पैनल टूट जाते हैं। ये देखकर फिंच घबरा जाता है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। तभी जेफ हिम्मत दिखाता है। वो वैन से नीचे उतरता है और धक्का मारकर वैन को पुल के नीचे पूरी तरह छुपा देता है। जब पीछा कर रहे लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वैन दिखाई नहीं देती और आखिरकार वो वहां से चले जाते हैं। इसके
बाद फिंच टूटे हुए सोलर पैनल्स को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वो जेफ से कहता है, अब शायद हम कभी सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। इस पर जेफ उसे हिम्मत देता है, तुम ऐसे हार मत मानो, मुझे तुम पर भरोसा है, हम जरूर गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचेंगे। फिंच धीरे से मुस्कुराता है और जेफ को अपनी जिंदगी की एक दर्दनाक कहानी सुनाता है। वो कहता है, जब सूरज की खतरनाक किरणों ने सब बर्बाद कर दिया था तो लोग सिर्फ खाने के लिए हैवान बन गए थे। एक दिन मैं भी खाने की तलाश में एक मॉल गया। वहां सब लूटा जा चुका था, लेकिन मुझे किस्मत से नूडल्स का एक पैकेट मिल गया। तभी वहां एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आई। उनके पास काफी खाना था, लेकिन उस बच्ची के हाथ में बंदूक थी। मैं डर गया और छिप गया। फिंच आगे बताता है, इसी बीच एक आदमी कार से वहां आया और उनका खाना छीनने की कोशिश करने लगा। जब उन्होंने मना किया तो उसने दोनों को गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं उनके पास गया तो अचानक एक आवाज आई। वो आवाज उस बच्ची के बैग से आ रही थी। मैंने बैग खोला तो उसमें एक छोटा सा पिल्ला निकला। इंसानों को भूख ने हैवान बना दिया था और मैं बस एक डरपोक इंसान की तरह सब देखता रह गया। ये कहानी सुनकर जेफ चुप हो जाता है। अगली सुबह वे फिर से सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जेफ कुछ पोस्ट कार्ड्स पढ़ता है जो फिंच के पापा ने उसे भेजे थे। तभी अचानक एक तितली वैन की खिड़की से टकराती है। जेफ ये बात फिंच को बताता है और फिंच हैरान रह जाता है। वो अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालता है और पाता है कि यहाँ सूरज की खतरनाक किरणें नहीं हैं। फिंच तुरंत वैन से बाहर आता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी एक और तितली उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाती है। अब फिंच को यकीन हो जाता है कि ये जगह सच में सुरक्षित है। वो अपने अच्छे कपड़े पहनता है, खुले आसमान के नीचे टेंट लगाता है, खाना खाता है और उस पल को पूरी तरह एंजॉय करता है। तभी जेफ उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो गोल्डन गेट ब्रिज वाला कार्ड तुम्हारे अंकल ने नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने भेजा था। जेफ पूछता है, लेकिन उस कार्ड पर तो डैड लिखा था। फिंच गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हाँ, मेरे पापा आर्मी में थे। वो ऐसे बड़े बड़े ब्रिज बनाते थे, लेकिन मेरे पैदा होने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाया। फिर मेरे 15वें जन्मदिन पर मुझे यह पोस्ट कार्ड मिला। उस पर लिखा था कि वो मुझसे गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलेंगे। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ही मैंने ये सूट खरीदा था, लेकिन अफसोस हम कभी मिले ही नहीं। फिंच आगे कहता है, मैंने इतने सारे पोस्ट कार्ड इसलिए संभाल कर रखे हैं क्योंकि मैं हमेशा दुनिया घूमना चाहता था, उस ब्रिज की खूबसूरती देखना चाहता था, लेकिन मैं वो कर नहीं सका। हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं, जब वक्त होता है तो मौके गंवा देते हैं। ये सुनकर जेफ भावुक हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम अभी वहां चलेंगे और साथ में घूमेंगे। लेकिन फिंच हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं जेफ, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम बस मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम इस डॉग का अच्छे से ख्याल रखोगे। जेफ सिर हिलाकर वादा करता है। इसके बाद फिंच अपने डॉग के साथ खेलना शुरू करता है और जेफ को भी शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन डॉग अब भी जेफ पर भरोसा नहीं करता और हर बार बॉल लाकर फिंच को ही देता है। फिंच मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे। लेकिन तभी अचानक फिंच को खून की उल्टी हो जाती है। उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो समझ जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। फिंच जेफ का हाथ पकड़ता है और जेफ भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। ये पल दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। फिंच अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। वह वैन के अंदर जाकर लेट जाता है। आखिरी पलों में वह सिर्फ अपने डॉग गुडईयर को प्यार से सहलाता है और धीरे धीरे इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। उधर बाहर जेफ सामान समेट रहा होता है, तभी उसे गुडईयर के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसी पल जेफ समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा। भारी मन से वह वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करता है। अगली सुबह गुडईयर बहुत उदास दिखता है, लेकिन जेफ वही करता है जो फिंच ने उसे सिखाया था। वह उसे खाना खिलाता है, प्यार करता है और उसके साथ बॉल खेलता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और दोस्ती बनने लगती है। इसके बाद जेफ और गुडईयर सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ते हैं। करीब 18 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वे गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। वही जगह जिसे देखने की ख्वाहिश फिंच ने पूरी जिंदगी दिल में दबा कर रखी थी। जेफ और गुडईयर पुल पर खड़े होकर उसकी खूबसूरती को निहारते हैं। उस पल में जेफ फिंच को याद करता है और उसकी याद में वह पोस्ट कार्ड वहीं पुल पर चिपका देता है जिस पर तीनों का स्केच बना हुआ था। तभी जेफ की नजर वहां पड़े एक और नोट पर जाती है। उसमें एक लड़की का नाम, एक पता और ये लाइन लिखी होती है, हम लोग सुरक्षित हैं। अगर कोई ये नोट पढ़ रहा है तो हम इस पते पर मिलेंगे। ये पढ़कर जेफ की आंखों में उम्मीद की किरण जग जाती है। वह गुडईयर के साथ उस जगह की तलाश में निकल पड़ता है ताकि वह
वह बाकी बचे हुए लोगों से मिलकर एक नई शुरुआत कर सके। और इसी खूबसूरत और इमोशनल मोमेंट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।